Hello, Bacho. How are you? I hope you are all doing well. In today's class, let's begin with ratio and proportion. If I talk you about ratio and proportion, it's a very interesting topic and I know you will like it. Ratio proportion is very important for regarding to SSC, bank, CAT, all the MBA entrance exam, CMAT, NMAT, NMIMS, ये सारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन कम से कम 2 से 5 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इट वेरी इजीली बिकॉज कहीं ना कहीं कनेक्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं एंड यू नो द पैटर्न राइट नाउ इज कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही पूछ रहे हैं तो इफ आई टॉक यू अबाउट रेशियो एंड प्रपोर्शन तो इट्स somehow connected with percentage wala topic also. If you want the lecture on percentage wala topic, just comment below or you can directly call me on this number. Yeah, drop a message that sir we can want percentage wala lecture also. I definitely provide you with that. ठीक है. If I talk about ratio and proportion, तो रेशियो से क्या समझते हो बच्चों? रेशियो से अपन सबसे पहले रेशियो को निपटाएंगे, उसके बाद अपन प्रोपोर्शन पे चलेंगे. तो सबसे पहले हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टॉपिक की. रेशियो. रेशियो मतलब क्या होता है? रेशियो मतलब बोल सकते हैं विभाजित करना, है ना, डिवाइड कर देना. रेशियो का मतलब क्या होता है? विभाजित करना या डिवाइड कर देना. तो रेशियो मींस कहीं ना कहीं अपन क्या कर रहे हैं, एक दूसरी मतलब एक दूसरी क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है. तो इफ आई टॉक यू अबाउट रेशियो, तो अंडरस्टैंड दैट द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी इज सेम इज द फ्रैक्शन ए बाय बी एज वी आर राइट ए इज टू बी. मतलब किसी भी चीज का अगर डिवाइड लिखा हुआ है ए डिवाइडेड बाय बी, दैट मीन इट हैज अ रेशियो ऑफ ए इज टू बी. आर यू गेटिंग इट? रेशियो का मतलब क्या हुआ? ए डिवाइडेड बाय बी मतलब ए इज रेशियो में है किसके? बी के साथ. अब जैसे कि सपोज करो देर इज अ रेशियो ऑफ 5:9. देर इज अ रेशियो ऑफ 5:9. यू कैन सी बिलो ऑल्सो. तो ये 5:9 को आप कैसे लिख सकते हो? 5/9 भी लिख सकते हो. ये चीज का ध्यान रखना है बच्चे. जनरली ये चीज को मिसकंसेप्ट के कारण समझ नहीं पाते हैं. बट यस, यू कैन राइट इट 5:9 ऐसा 5:9 को 5:9 लिख सकते हो. पहली इंपॉर्टेंट बात. सेकेंड इंपॉर्टेंट बात की अगर मैं बात करूंगा, तो जैसे रेशो रेशो किसी भी चीज का जब भी हम लेते हैं, मान लो जैसे 5:10 या 100:200 का रेशो लेना है. बोले भैया एक नंबर है 100, एक नंबर है 200. ठीक है. 100 एंड 200 का आपको अगर रेशियो लेना है तो अंडरस्टैंड बनते क्या लिखोगे आप? तो आप लिख सकते हो 100:200. जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल. देखो 1:2 बचा और अपन ने अभी पढ़ा कि 5/9 को अपन क्या लिख सकते हैं? 5:9. मतलब 100 और 200 का रेशियो 1:2 लिख सकते हैं. अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? कुछ नहीं, सिंपल डिवाइड करना रहता है और कुछ भी नहीं होता है. आगे अपन और पढ़ेंगे तो समझेंगे. इफ रेशियो ए इज टू बी, वी कॉल द फर्स्ट टर्म एज एंटीसीडेंट. तो देखो जनरली ये लोग फर्स्ट टर्म करते रहते हैं, बट ये कहीं ना कहीं आजकल एग्जाम में ज्यादा फोकस किया जा रहा है. एंटीसीडेंट बोल देते हैं. इतना भारी नाम एकदम से आ जाना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ये क्या आ गया. तो एंटीसीडेंट बट नथिंग, इट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज यूज्ड. एंटीसीडेंट कुछ नहीं है, कोई भारी नहीं है. इट इज द फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट. ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज मेक द नोट एज वेल. ये मैं नोट्स के हिसाब से भी लाया हूं कि आप नोट्स करते चलना, तो आपका रेशियो प्रोपोर्शन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. आज अपन रेशियो पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन प्रोपोर्शन पढ़ेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट टर्म को क्या बोल देते हैं? एंटीसीडेंट. सेकेंड टर्म को क्या बोल देते हैं हम? कॉन्सिक्वेंट. पहली चीज समझ में. सेकेंड चीज, ये 5:9 को 5/9, 5 जो आएगा एंटीसीडेंट कहला जाएगा, 9 जो है कॉन्सिक्वेंट कहला जाएगा. ठीक है. इतनी चीज समझ में आ रही है. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो रेशियो के बाद अब देखो रूल. द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ ईच टर्म ऑफ अ रेशियो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर डज नॉट अफेक्ट द रेशियो. इससे पहले एक चीज समझो. जैसे मैंने अभी बताया आपको कि भैया 100 एंड 200 का आप रेशियो बताओ क्या होगा. तो आपने झट से आंसर दे दिया डिवाइड करके 1:2. अब एक बात समझो, इस 1:2 मतलब क्या है? तो इस रेशियो का मतलब एक तरह से ये है ना कि कोई ना कोई सेम नंबर, कोई ना कोई सेम नंबर क्या हो रहा है? इन दोनों से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. कोई ना कोई सेम नंबर इन दोनों से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. और मल्टीप्लाई होके कहीं ना कहीं ये बन रहा है. तो देखो अगर मैं इसमें इंटू 100 कर दूं तो ये हो जाएगा 100:200. मतलब 100 और 200 रेशियो में आ जाएंगे. अरे इंटू क्या हो रहा है? सेम नंबर हो रहा है. तो हमेशा याद रखना, जब भी रेशियो दिया हो, जब भी रेशियो दिया है तो इसके आगे आप सपोज कर लेना कोई ना कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसको क्या बोल दिया हमने? एक्स. जिसको हमने क्या बोल दिया? एक्स.
तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना। अब रूल क्या बोलता है, रूल ये बोल रहा है कि जब भी कोई रेशो में, अब रूल को समझते हैं। लेट्स चेंज द पेन कलर इंक कलर, लेट्स हैव अ ग्रीन कलर। अगर रेशो की बात करूं तो रेशो में एक बात को समझना, रेशो में एक चीज ये होती है कि रूल ये बोलता है कि कभी रेशो में किसी चीज से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। रेशो में कभी भी किसी चीज से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो सेम नंबर से। ऐसा नहीं कि भैया एक को 2 से कर दिया, एक को 4 से कर दिया, नहीं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। तो अंडरस्टैंड वन थिंग, रेशो में कोई भी फर्क नहीं आएगा, कभी भी रेशो में कोई फर्क नहीं आता है। उसका रीजन सबसे बड़ा क्या है कि रेशो होता है काय में, डिवाइड में। ये नंबर दो नंबर, अगर इसमें कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या कोई भी नंबर से एक दूसरे को डिवाइड कर दो तो ये नंबर तो कैंसिल आउट हो जाने हैं ना, तो रेशो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ आई से यू दैट, मान लो 3:4 का रेशो है। अगर मैं बोलूं बेटा इसमें 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 30:40 हो जाएगा, 30:40 हो जाएगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 10। तो अब मगर इसको फिर से अगर आप 30:40 लिखोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, 3:4 फिर से बचाना। मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कोई भी रेशो में फर्क नहीं आता है। अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली। पहली चीज देखो, 4:5, 2 से इंटू कर दिया 8:10 हो गया, ठीक है। फिर 3 से इंटू कर दिया 12:15 हो गया। बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है तो वो क्या, 4:5 ही ना। इंटू 2 करो, इंटू 3 करो, बट आना क्या है, कट के तो वहां 4:5 ही बन जाना है, ठीक है। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस बारे को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन यही आएंगे कि ना रेशो नंबर इज मल्टीप्लाई बाय दिस, नंबर इज डिवाइड बाय दिस, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा। तो डायरेक्टली इसमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होगी आपको, आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। बात समझ में आ रही है। चलो प्रपोर्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन देखते हैं। प्रपोर्शन क्या है बेटा, तो द इक्वालिटी ऑफ टू रेशो इज नोन एज प्रपोर्शन। मतलब दो रेशो है जैसे A:B, अगर ये जो है ये बराबर है C:D के, तो द इक्वालिटी ऑफ टू रेशो, देखो कितनी इजी डेफिनेशन है, कितनी इजी डेफिनेशन है। तो कभी जीवन में नहीं भूलोगे। प्रपोर्शन क्या है, प्रपोर्शन मतलब एक दूसरे के बराबर होना। प्रपोर्शन मतलब एक दूसरे क्या होना, बराबर होना। तो द इक्वालिटी ऑफ टू रेशो, the equality of two ratio is known as proportion. Getting it clearly? मेरे ख्याल से आ रहा होगा समझ में, ठीक है। अब जैसे कि इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। द टर्म A B C और D, अब ये जो है ये इसको या तो आप ऐसे लिख सकते हो या A:B को अगर आपको प्रोपोर्शनेट बताना है तो दो साइन लगाने पड़ेंगे आपको प्रोपोर्शन के, B:C, सॉरी D:C कर लो उसको। अभी बताऊंगा C:D B:C कैसे होता है। तो A जो होती है बेटा, A जो होती है और D जो होती है, दीज आर नोन एक्सट्रीम्स। इनको क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम, क्योंकि ये दूर दूर होती है। और B और C जो रहती है इनको मीन टर्म्स बोला जाता है। ए और डी को क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम्स बोला जाता है, और बी और सी को मीन टर्म्स बोला जाता है। ये जनरली कम पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम्स में, ये वाला टाइप पैटर्न खत्म हो गया। अभी आपको अभी मैं बताऊंगा फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, स्पेशली एमबीए वाले एग्जाम्स में। देखना एमबीए वाले एग्जाम में इनको ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की बात करेंगे तो मीन्स मतलब क्या था, अब भी बड़ा अपन ने क्या था, मीन मतलब होता है बी और सी। एक्सट्रीम मतलब क्या था, ए और डी। तो A:B:C:D, तो अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब B:C जो रहेंगे वो बराबर किसके रहते हैं, A:D के। हमेशा जब भी कोई चीज प्रपोर्शन में दी हो और आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दिया हो, तो जस्ट इक्वल कर देना दोनों को, और कुछ नहीं करना है। क्योंकि A/B इज इक्वल टू C/D है। तो देखो यहां से भी तो समझ में आ रहा है, ऊपर देखो कि ये B अगर इधर जाएगा और ये D इधर जाएगा तो ये हो जाएगा A:D इज इक्वल्स टू C:B। ये हो गया, अब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये बराबर किसके हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो ये क्वेश्चन जनरली आते हैं। अभी थोड़ा सा कंसेप्ट ब्रशअप करा रहा हूं, जब क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। बट टॉपिक समझाने के लिए आपको बेस थोड़ा सा बना होना दिमाग में, इसलिए इसको देखना, स्किप मत करना, यू हैव टू सी दिस।
This is a very important part of this chapter, that is fourth proportional, third proportional and mean proportional. बच्चों ये क्या होता है ये समझो. तो फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल की बात करूँ तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल इज ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी. तो जो डी होता है, क्योंकि ये लास्ट में होता है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन, फोर्थ प्रोपोर्शनल बोल देते हैं. इसको क्या बोल देते हैं अपन, फोर्थ प्रोपोर्शनल. किसके, ए बी और सी के. दिस इज द वेरी इजी. इन सारे प्रोपोर्शनल सबसे इजी यही है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो लास्ट वाला डी जो होता है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है. डायरेक्टली पूछा गया है 2-3 एग्जाम्स में, तो मैंने देखा है कि 3:4 इज इक्वल टू 5:6 अगर, या 3:4 इज इक्वल टू 6:8. तो बताओ फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, तो डायरेक्टली आंसर 8 लगाना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स. ठीक है. अगर मैं थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करूं तो थर्ड प्रोपोर्शनल में थोड़े से चेंजेस आते हैं. थोड़े से चेंजेस ये आते हैं, इसमें क्या होता है, ए इज टू बी जो होता है ये बराबर होता है किसके, बी इज टू सी के. मतलब ये जो यहाँ वाली जो सेकेंड वाली टर्म होती है वो इसकी क्या होती है, फर्स्ट वाली टर्म होती है. हमेशा याद रखना. जैसे कि 3:6 इज इक्वल्स टू, या हाँ 3:6 इज इक्वल्स टू 6:12. ठीक है. 3:6 इज इक्वल टू 6:12. अब इसमें क्या होता है, दैट C इज द थर्ड प्रोपोर्शनल. C मतलब ये लास्ट वाली टर्म, दैट 12 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड B. ये A और B हो गया, ये हो गया A, ये हो गया क्या, B. तो A और B का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो क्या होता है, C होता है. आ रही बात समझ में. ठीक है. मीन प्रोपोर्शनल, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल होता है कि जब ए और बी दिया हो तो उसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना हो तो बस अंडर रूट लगा दो. अगर एक रेशियो है 3:4, बोला मीन प्रोपोर्शनल बताओ, तो कुछ नहीं करना है, 12 का अंडर रूट 12 लिख देना है, दैट्स इट, खत्म. ये कुछ बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं जो कि डायरेक्टली पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए इसको मैंने अलग लिख लिया है ना. जैसे डायरेक्टली मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाता है तो डिवाइड कर दिया तो एटलीस्ट अपने को समझ में आ गया कि हाँ भैया ये डिवाइड किया, एकदम तुरंत ही आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी. तो मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो जो भी रेशियो दिया है उसको दोनों को मल्टीप्लाई करना, अंडर रूट लगा देना, दैट्स इट. प्लीज नोट इट डाउन वेरी क्लियरफुली, और ये एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है. चलो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. If 10% of x is equals to 20% of y, then find x and y. सिंपल. क्या बोल रहा है वो, 10%. अब बच्चों देखो 10% को, अब जिसको टाइम बचाना है उसके लिए मैं तरीका बताऊंगा. पहले मैं जनरल वे बता रहा हूँ, 10/100. 10% यही होता है. परसेंट लिखा है. इफ यू वांट परसेंटेज का लेक्चर, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज कमेंट बिलो कि सर परसेंटेज का लेक्चर चाहिए, आई कैन डेफिनेटली गिव यू दैट. 10% मतलब 10/100 ऑफ. कभी भी ऑफ लिखा हो, कभी भी ऑफ लिखा हो मैथ्स में, उसका मतलब हमेशा इनटू होता है, याद रखना. whenever you see a off it means multiply of x. ठीक है. is equal to भी लगा दिया, 20%, 20/100. ठीक है भैया, 20/100 ऑफ y. ऑफ मतलब इनटू, और y मतलब ये. इसको 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 10 से ये 10 कैंसिल, 2, या इस 2 1 जा 2 5 जा, ऐसे भी कर सकते हो. तो ये बचा x इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई. x इज टू वाई इज इक्वल्स टू 2:1. सिंपल. ए सबसे बेसिक क्वेश्चन इसका. एक्स और वाई का क्या निकल गया, ये रेशो निकल गया. क्या रेशो में, 2:1. मगर मतलब दो अगर एक्स है तो एक क्या होगा उसमें, वाई. ये तो भैया उन बच्चों के लिए जिनको एकदम बेसिक से पढ़ना है, उन लोगों के लिए. थोड़ा सा एडवांस पे आते हैं. तो बेटा एक क्वेश्चन दिखते से बिना पेन छुए सॉल्व होना चाहिए. क्या करा, 10% आपको पता है, 10% मतलब क्या होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए. 10% क्या होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए, क्योंकि 10/100 अब नहीं करना है आपको, 0 से 0 पहले ही कैंसिल कर दो. ऑफ x इज इक्वल टू 20%, मतलब 1/5 याद होना चाहिए, ऑफ y. 5 1 जा 5 2 जा, x इज इक्वल टू x/y इज इक्वल टू 2:1. खत्म. ये तो मैंने इतना पेन उठाया, बट देखते से हो जाता है ना. ये दूसरा तरीका हो गया. दो तरीके और हैं इसको सॉल्व करने के लिए, बट अपन थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाए इन दो बेसिक्स तरीकों के, उसके बाद अपन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेंगे. ठीक है. इसमें भी किसी को डाउट हो तो जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर की सर इसमें डाउट था, आई कैन गिव यू अगेन रीकैप ऑफ दिस. ठीक है. अच्छी मेथड और बताऊंगा, क्योंकि देयर आर सो मेनी मेथड दैट यू कैन डू. तो दिस इज अ 2 मेथड दैट जो कि आपको आनी चाहिए. हर उसमें अपन दो दो मेथड को देखते हुए चलेंगे. चलो. अब ये थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन आया है, इसको देखो क्या लिखा है. अ मैन स्पेंड ₹500 इन बाइंग 12 टेबल्स एंड चेयर.
द कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज 50 एंड दैट ऑफ वन चेयर इज 40. व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल परचेस. ठीक है, अब रेशियो बताना है कि कितने चेयर और कितने टेबल परचेस किए हैं. सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो कि भैया गिवन दैट क्या क्या है. गिवन दैट इंपॉर्टेंट होता है. गिवन दैट में अगर आप देखोगे तो 500, अगर अ मैन स्पेंड 500 इन बाइंग 12 टेबल्स एंड चेयर, 500 अगर उसने रुपए खर्चा किए तो 500 रुपीज खर्चा किए काय पे, तो 12 टेबल और चेयर. तो ये देखो, ये जो 12 लिखा है ना, ये 12 टेबल और एक चेयर नहीं है. ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें. इट इज 12 नंबर ऑफ टेबल प्लस चेयर. अच्छा, टेबल को मैं टी ले लेता हूँ और चेयर को मैं सी बोल देता हूँ. तो ये क्या है, तो इट इज 12 टेबल है प्लस चेयर है. मतलब क्वांटिटी पूरी कितनी है, 12. 12 क्या है, 12 टेबल और चेयर है. ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए, ब्रैकेट लगाना थोड़ा सा गलत हो जाएगा. 12 टेबल प्लस चेयर. द कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज 50 रुपीज. मतलब एक टेबल की कॉस्ट कितनी आ गई, 50 रुपये, मतलब 50 टी. एंड दैट ऑफ वन चेयर इज 40 रुपीज. और एक टेबल की चेयर की कॉस्ट कितनी आ गई, 40 रुपीज. अब देखो उसने टोटल स्पेंड कितने किए, 500 रुपए खर्च किए. मतलब 50 टेबल और 40 चेयर में टोटल खर्चा कितने किए, 500 रुपीज खर्चा किए. ये एक काम करो, इसको आप लिख सकते हो ना, टेबल प्लस चेयर दोनों मिला के कितनी है, 12. ऐसे कर लो, ये इजी हो जाएगा. तो 500 इज टू 50 टेबल प्लस 40 चेयर. अब इसको, ये एक इक्वेशन हो गई. एक्सक्यूज मी. दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, ये वाली, टेबल प्लस चेयर टोटल कितने हैं, 12. व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टेबल एंड चेयर परचेस. कुछ नहीं करना है, टी प्लस सी इज इक्वल्स टू 12. डू वट एवर यू वॉन्ट, कि जैसे आपको चाहे आप वैसे सॉल्व कर सकते हो उसको. 500 टेबल, 500 रुपये खर्चे गए, 50 रुपए की एक टेबल थी, 40 रुपए की एक चेयर थी. तो 50 इंटू जितनी भी टेबल आई होगी वो, 40 इंटू जितनी भी चेयर आई होगी वो, ये बराबर किसके हो गया, 500 के. टेबल और चेयर टोटल कितनी ली उसने भैया, 12 ली. तो ये टी प्लस सी कितना हो गया, 12. ये दो चीज़ें क्लियर हुई. अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जनरली हो, मतलब ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो सकता है, क्योंकि आपने 10 को कॉमन ले लिया होगा. तो ये इक्वेशन हो जाएगी 50 इज इक्वल्स टू 5t प्लस 4c. और यहाँ आ जाएगी 12 इज इक्वल्स टू टी प्लस सी. अब क्या करोगे, क्या करते हैं अब इसके बाद, तो ये आपके पास दो इक्वेशन है. इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, सॉल्व कर लो. सॉल्व कैसे होगी, कैसी होती है आपको पता है, लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर. लीनियर इक्वेशन में अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करना देखते हैं. तो कभी भी यहाँ पे एक किसी क्वांटिटी को आप सेम कर दो. तो मैं कौन सी क्वांटिटी सेम करूँ, मान लो मैं सी को सेम कर रहा हूँ, तो इनटू क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4. ये जाएगा 4c, ये जाएगा 4t, ये जाएगा इंटू 4. अब मैं 1 में से 2 को माइनस कर दूंगा, तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये से ये कैंसिल हो गया. ये बचा t, यहाँ हो गया 48, ये हो गया 2. 48 हो गया, 12, 12 फोर ज़ा 48. और 48 में से 50 जाएंगे तो 2, मतलब टोटल टेबल कितनी है, 2. तो चेयर कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ 2 रख दोगे टेबल, तो चेयर हो जाएगी कितनी, 10. और टेबल इज टू, सॉरी, चेयर इज टू टेबल का रेशो पूछा है उसने. चेयर इज टू टेबल का रेशो पूछा है, मतलब 10:2, दैट इज 5:1. तो रेशो आ गया 5:1. सारी बात समझ में, थोड़ा सा हौश पौश हुआ होगा, कोई बात नहीं. एक बार और देखते हैं अपन, दूसरी मेथड से देखते हैं, या इसी को एक बार और कंटिन्यू करते हैं. मेरे ख्याल से आपको उसमें समझ में आना चाहिए. वैसे तो ये आ गया होगा, फिर से देखो अगर आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी में समझना. देखो, लेट मी क्लीन दिस फर्स्ट. फटाफट 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 हो जा साफ. देखो कुछ भी नहीं था, उसने क्या बोला, उसने अपने को बोला कि भैया एक इंसान ने 500 रुपये खर्चा किए. हाउ भैया मान लिया. उसने कितनी, 12 टेबल और चेयर लाया, मतलब 12 टोटल क्या है, टेबल प्लस चेयर है. और द कॉस्ट ऑफ टेबल इज 50 रुपये. एक टेबल की कॉस्ट 50 रुपये है, तो टी टेबल की कॉस्ट कितनी होगी बेटा, 50 इंटू टी. अरे एक बनाना की कॉस्ट 10 रुपये, तो 20 बनाने की कॉस्ट कितनी होगी, तो 20 इंटू 10 करते हैं ना.
तो 200 आता है। ऐसे ही एक बनाना आपको 10 रुपए का दिया हुआ है, मगर कितने बनाना है वो नहीं मालूम, तो यहाँ पे एक्स ले लिया। वैसे ही 50 रुपए का एक टेबल है, कितनी टेबल है नहीं मालूम, हमने क्या ले लिया, टी ले लिया। प्लस 40 रुपीज का क्या है, 40 रुपीज का क्या है, चेयर है। तो देखो 50 रुपए की टेबल है, 40 रुपए की चेयर है, कितनी हमको नहीं मालूम, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 500 रुपये आना चाहिए। कि भैया टोटल उसने खर्चा कितने करे, 500 रुपये। तो ये 500 इज इक्वल्स टू 50t प्लस 40c। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी, और दूसरी इक्वेशन ये दिख रही है। तो 12 इज इक्वल्स टू टेबल प्लस चेयर। अब मैं अगर इसको सॉल्व करने जाता तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाता। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इंटू 10 तीनों में एक एक जीरो कॉमन मिल गया मेरे को, काट दिया। अगर कॉमन, अगर यहाँ 4 होता तो होता क्या, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होता। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ईजी हो गई। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, कुछ नहीं करते हैं बेटा, एक किसी भी वेरिएबल को सेम कर दो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब हम पढ़ेंगे तो इसको अपन क्लियर कर लेंगे। एक इक्वेशन को सेम कर लो। अभी अपन ने 4 करा था, 5 करके देख लेते हैं। इंटू 5 कर दो, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे भी 5 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया। ठीक है। अब 2 में से 1 को माइनस कर दो, 2 में से 1 को माइनस कर दो, क्योंकि ये 60 है ना, तो ये बड़ा नंबर है। देखो 5 में से 4 गया तो सी बचा, ये से ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस। 60 में से 50 जाएंगे तो क्या बचेगा, 10। मतलब चेयर कितनी आ गई बेटा, 10। चेयर कितनी आ गई बेटा, 10। अगर चेयर 10 आ गई तो टेबल कितनी होगी, तो टेबल हो जाएगी 2। फिर से रेशो 5:1 आ गया। सारी बात समझ में, इजी था। आगे बढ़ते हैं। इफ 20% ऑफ p प्लस q इज इक्वल्स टू 50% ऑफ p माइनस q। फिर से देखो, इसमें दो तरीके हो सकते हैं। तो 20% ऑफ p प्लस q, तो ऑफ का मतलब होता है इंटू p प्लस q लगाना है। 50% मतलब 50/% मतलब 100, ऑफ का मतलब होता है इंटू पी माइनस क्यू। अब पी प्लस क्यू का रेशियो पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे आप कर सकते हो 1 जा 5 जा 1 जा 2 जा, तो हो जाएगा 1/5 पी प्लस क्यू। ये सब नहीं करना है आपको मेन एग्जाम में, बिकॉज यू हैव अ वेरी लेस टाइम, है ना। तो इतना सब नहीं करना है। इसके जल्दी जल्दी का तरीका बताओ ना, अभी उन बच्चों के लिए जो बहुत बेसिक से सीख रहे हैं यहाँ पे, उन बच्चों के लिए मैं एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। अदरवाइज इतना तो तामझाम करना ही नहीं है। उसका तरीका बताऊंगा कैसे करना है। 1/2 पी माइनस क्यू। अब ये देखो, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो सकता है, हो जाएगा 2p प्लस 2q, 5p माइनस 5q। अभी भी बता रहा हूँ, जिसको जो समझ में नहीं आया प्लीज राइट द क्वेश्चन नंबर। मैं नेक्स्ट जब भी क्लास लूंगा तो आपके कमेंट देख के मैं उस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा, तो डोंट हेजिटेट ऑन दैट, है ना। यू कैन डेफिनेटली जस्ट कमेंट बिलो। अच्छा, अब ये देखो 2p इधर जाएगा, क्योंकि pp वाले को एक साइड कर देंगे, और ये 5p इधर, 5q इधर आ जाएगा। 2p इधर जाएगा, प्लस का किया है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस 2p, प्लस माइनस 5q इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2q प्लस 5q। ये जाएगा टोटल 7q, ये हो जाएगा 3p। p इज टू क्यू का रेशो बताना है, तो p इज टू क्यू का रेशो मतलब 3, p इज टू क्यू 7:3, 7:3। इसको क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, इस क्यू को इधर नीचे ले आया तो p बाई क्यू हो गया, और इस 3 को इधर नीचे ले आया तो p इज टू क्यू का रेशो क्या आ गया, 7:3। दिस इज द बेसिक मेथड दैट यू हैव टू नो अबाउट इट। ठीक है, ये सबसे इजी वाली मेथड थी जो हमने देखी, मगर ये जनरली आपको एग्जाम में नहीं करनी है। उसका रीज़न ये है कि इतना टाइम नहीं रहता है। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप लिखते जाना, आपका जो भी सोल्यूशन बचा हुआ है उसको फटाफट से लिखते जाना। देखो, अब अगर मैं बात करूं कि इसका इजी वाला मेथड क्या है, तो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, इजी वाला ही ऑप्ट करना है। ये सिर्फ समझने के लिए था, इसलिए मैं पूरा डेप्थ में डिटेल में बता रहा हूँ, बट ये सब नहीं करना है आपको। जो बच्चे CDS की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे NDA की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बता रहा हूँ, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। SSC वालों तो बहुत ही ज़्यादा। अब देखो 20% को फिर से क्या लिखना है, 1/5 p प्लस क्यू, और इधर क्या लिखना है, 1/2। 50% होता है 1/q, p माइनस क्यू। कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली अपने को यहाँ 1/5 भी नहीं लिखना था, यहाँ से सीधे 2p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 5p माइनस 5q। यहीं की यहीं माइनस प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 3p, और ये हो जाएगा 7q। p इज टू क्यू बताना है, 7:3 आ गया, खत्म। जितना ज़्यादा पेन का कम यूज़ करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, दिस इज थर्ड क्वेश्चन। इतना सिर्फ 2 स्टेप में हो जाना चाहिए था ये। नेक्स्ट, what must be added to each term of ratio 7:11 so that make it 3:4। समझो ये क्या बोल रहा है
ये बोल रहा है कि एक नंबर है जो कि रेशो क्या है उसका 7:11, उसमें ऐसा क्या ऐड करें कि उसका रेशो किसके बराबर हो जाए 3:4 का। तो देखो क्या ऐड करें, मैंने अभी आपको बताया था जब उसमें ट्रिक बताई थी कि कभी भी मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है, तो ऐड का सिर्फ एक में होगा क्या, नहीं, जब भी ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी होता है तो दोनों टर्म्स में होता है। और मैंने आपको बताया था कि इसको क्या सपोज कर सकते हो 7x, इसको क्या कर सकते हो 11x, ये भी याद होगा आपको, है ना। चलो सोल्यूशन देखते हैं कैसा कर सकते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप। गिवन दैट देखो रेशो दिया है 7:11, तो इसको 7/11 लग सकता हूँ। what must be added to each term of the ratio, मतलब 7 में ऐसा क्या ऐड करें, मतलब x ऐड कर दो, 11 में ऐसा क्या ऐड करें, x ऐड इसमें भी कर दो, so that it can be make equal to 3:4, ये किसके बराबर हो जाए 3:4 के। बस जो क्वेश्चन दिया था वही कभी मैंने लिख दिया। what must be added, x should be added और टू ईच टर्म मतलब 7 में भी 11 में भी ऑफ द रेशियो 7:11, 7:11 टू मेक मतलब बनना चाहिए, तो बनने के लिए इक्वल टू होगा किसके बराबर 3:4 के बराबर। अब देखो ये 4 को इधर ट्रांसफर कर दूं, ये 3 को इधर ट्रांसफर कर दूं, तो ये हो सकता है 7×4 = 28। या चलो एक और स्टेप अगर पीछे चले जाऊं मैं, थोड़े से जो बच्चे हैं एकदम से नहीं समझ पाए उनको, उनके लिए देखो ये वाला इसको लिख सकता हूँ 7+x ये 4 को इधर भेज दिया इज इक्वल टू 11+x/3। अब ये 7×4 = 28 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 33+3x। अब देखो ये 3x इधर चले आएगा क्योंकि एक्स एक्स वाली टर्म को अलग करते हैं, क्योंकि सेम टर्म से ही सेम टर्म मिलती है। 28 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस जाएगा इधर, ओ सॉरी ये प्लस जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x - 3x इज इक्वल्स टू 33 - 28। 33 - 28 मतलब x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 33 - 28 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो 5 मस्ट बी एडेड क्योंकि x ही तो वो टर्म थी जिसको ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, तो 5 must be added to this term so that it can be become 3:4। आ रही बात समझ में। फिर से वही तरीका है, सेकेंड वाला तरीके में अपने को फटाफट करना है कि भैया 7+x इज अपॉन 11+x इज इक्वल टू 3:4, यही कि मल्टीप्लाई डिवाइड 28 हो रहा है और इधर क्या हो रहा है 33 हो रहा है, मतलब 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो द 5 शुड बी द नंबर, क्योंकि ये 3 और 4 है, दोनों को x से करोगे तो बनना तो x ही है ना, खत्म, एक ही स्टेप में आंसर आना चाहिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज रियली बिकॉज एग्जाम में आजकल ये वाले क्वेश्चन का पैटर्न मैंने काफी ज्यादा देखा हुआ है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 64 लीटर ऑफ मिक्सचर इज 5:3। व्हाट इज द वाटर एडेड टू मेक द रेशियो। अब एक दूध वाला है मान लो, उसके पास दूध और पानी मिला हुआ है, टोटल उसके पास कितना है 64 लीटर लिखा हुआ है रखा हुआ है ऑफ अ मिक्सचर इज 5:3। उनका रेशो कितना है, तो बेटा मिल्क का रेशो आपको दिया हुआ है, मिल्क का रेशो दिया है 5 और वाटर का रेशो दिया है 3। मतलब अगर 50 लीटर दूध है तो उसमें से 30 लीटर क्या होगा पानी होगा, ऐसी 64 में उसको डिवाइड किया है। समझो सबसे पहले तो अपन ये निकाल लेते हैं क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर देख लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या देख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर, मतलब 64 लीटर टोटल क्वांटिटी है। टोटल क्वांटिटी कितनी है 64 लीटर, इसमें से दूध कितना होगा और पानी कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई होता है, उसको अपन x मान लो। अब देखो अगर कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो 5x + 3x ये किसके बराबर है, तो ये मिल्क और वाटर किसके बराबर होगा 64 लीटर के। तो टोटल 8x इज इक्वल्स टू 64। x की वैल्यू कितनी आ गई 8 × 2 = 64 मतलब 8। x कितना हो गया 8, x इधर पे रख दो तो इधर x रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40 प्लस 8 × 3 = 24, इन दोनों को ऐड करोगे तो वही कितना आ रहा है 64, मतलब 40 लीटर क्या हो गया उसमें मिल्क है और 24 लीटर उसमें क्या है पानी है। ये बात तो समझ में आई। ये एक सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है रेशोस का जिससे आपको पता होना चाहिए। अब वो ये बोल रहा है कि भैया कितना पानी मिला दें, हाउ मच वाटर इज एडेड टू मेक द रेशो 3:5। अब उसको रेशो कितना बनाना है 3:5, मतलब 3 उसमें मिल्क होना चाहिए, 5 उसमें वाटर होना चाहिए, और कितना पानी मिला है वो बोल रहा है, कितना क्या मिला है पानी मिला है। तो देखो 40 तो क्या है मिल्क है, 40 तो क्या है उसमें मिल्क है, 24 क्या है पानी है। अब पानी में कितना और पानी मिला है, तो एक्स पानी मिला दे कि रेशो कितना हो जाए मिल्क और वाटर का 3:5। ये आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। इसको सॉल्व कर दो 5 × 4 = 20 मतलब 200 इज इक्वल्स टू 4 × 3 = 12 कैरी 1 3 दूनी 6 72
प्लस 3x, ये इधर माइनस हो जाएगा तो ये देख कितना होना चाहिए, 200 में से 72 जाएंगे तो 70 जाते हैं तो 140 बचता है, 2 और चलाएंगे मतलब 138 बचना चाहिए, नहीं सॉरी 128 बचना चाहिए, इज इक्वल्स टू 3x। 200 माइनस 172 दैट इज, देख लो ये 10 8, ये 9 9 में से 2 गया, सॉरी 2 बचा और ये 128, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 128/3, तो फ्रैक्शन आ जाएगा 32.3 सॉरी 40, 3 4 12, 26 सॉरी हाँ 3 4 12, 3 2 6, 7 8 20, 3 5 3 6 80, 42.6 लीटर इसमें क्या मिला दोगे, पानी मिला दोगे जब आप, तो ये रेशो क्या हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। तभी तो देखो दूध का रेशो कम है, पानी का रेशो ज्यादा है, मतलब पानी की क्वांटिटी क्या है इसमें ज्यादा होगी, तो 42.6 प्लस 24, ऑब्वियसली ये तो 64 के समथिंग के ऊपर ही चले गया, तो दूध क्या है इसमें कम है और पानी क्या है इसमें ज्यादा है। यू गेटिंग इट? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीजों को देखा जाता है। इसके बाद ठीक है, अब अपन देखेंगे अ विजिटर टू शो, ठीक है ये वाला जो क्वेश्चन है वी कैन डू इन दिस नेक्स्ट क्लास, we can do this in next class, and I thought you have liked it. Please comment below if you have any doubt in that, and we can definitely work on it. Don't forget to like, subscribe and comment, or share as much as you can ताकि सबका फायदा हो, and don't forget to press the bell icon. If you have any doubt regarding to any chapter, please comment below, and if you want any specific notes of any chapter, let me know that कि आपको इस चैप्टर के नोट चाहिए, आई कैन डेफिनेटली गिव अ वीडियो ऑन दैट as soon as possible. This is my number, you can directly contact me on WhatsApp, or you can call me on this number also. So please share as much as you can, and we can have a session tomorrow. Okay, thank you so much, bye bye.